हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर बताने वाला हूं, अभी सामाजिक विज्ञान का। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 80 से लेकर 85% स्कूलों में यही पेपर आप लोगों का पूछा जा रहा है, सामाजिक विज्ञान का। और पूरा मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ। देखिए, इसका मैं सोल्यूशन पूरा टाइप करके लेकर आया हूँ और पूरा सोल्यूशन में बताऊंगा कि ताकि पूरा पेपर आप अच्छे से देख पाओ। अगर ये पेपर आपके एग्जाम में आ जाए, अर्धवार्षिक पेपर में आ जाए, तो 70 में 70 करके आओ। तो मेरे प्यारों से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो, 70 पूर्णांक रहेगा आप लोगों का, 70 नंबर का पेपर पूछा जाएगा। समय की अगर हम बात करें तो 3 घंटे 15 मिनट के लिए आपको समय दिया जाएगा इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे निर्देश दिया गया है, सामान्य निर्देश, जिसे आप लोग पढ़ लेना। पेपर कहाँ से स्टार्ट है मैं आपको बताता हूँ। पेपर यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट है। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, और 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? जर्मनी से हुआ था? बिल्कुल नहीं। इटली से हुआ था? यह भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। आगे अगर हम बात करें, तीसरा प्रश्न फ्रांस, बिल्कुल सही जवाब, फ्रांस से ही हुआ था। इसलिए क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस से। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा, कि फ्रांस की क्रांति हुई, तो फ्रांस की क्रांति किस सन में हुआ था? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ था। बी वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर देना। ठीक है, उसे गोले में आपको रंगना होगा, वो एमआर शीट पे इस तरह आप लोग रंग देना। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी जी ने किए थे। डी वाला ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922, कहीं दिख रहा है? बिल्कुल सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी थे। और सी वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसका था मेरे प्यारे बच्चों? महात्मा गांधी जी का था। डी वाले ऑप्शन पे आप लोगों को रंग के आना है। सातवां प्रश्न जो है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से? 1915 ईस्वी में। बी वाला ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, आठवां प्रश्न, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो वंदे मातरम गीत जो था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। पहला वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाए। इसलिए प्रश्न नंबर 9 देखो, 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? तो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 10वां है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, 1929 ईस्वी में हुआ था। सी वाले ऑप्शन पे आप लोगों को रंग के आना है। 11वां प्रश्न जो है वह है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। सी वाला ऑप्शन आप लोग को क्लिक करके आना है। और प्रश्न नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था 1945 में हुआ था। ए वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न दिखाता हूँ। 13वां प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1914 ईस्वी में। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और 14वां प्रश्न है कि भूमि एक संसाधन है। तो भूमि कैसा संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां है कि निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो मिट्टी का प्रकार कौन नहीं है? सीमेंट। ये सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं होता। बाकी यह काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी तो होता ही है। सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 17वां प्रश्न है कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन हिमनद है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 18वां, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है मेरे प्यारों, वो है आप लोगों का अधिक सिंचाई। ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है तो जीवाश्म ईंधन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, 20वां प्रश्न लास्ट है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है लेटराइट मिट्टी।
और डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं ज्यादा समय आप लोगों को बिल्कुल नुकसान नहीं कर रहा हूँ, बहुत कम समय में पूरा इस पेपर का सोल्यूशन बताने वाला हूँ, ताकि आप कम समय में पूरा देख के जाओ और अच्छे नंबर लेकर आओ। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, 50 अंक के प्रश्न रहेंगे। पहले लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। 4 नंबर के लिए प्रश्न है। अगर ये प्रश्न नहीं आता है आप लोगों को कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ है, तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया है कि खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ। तो दोनों में से कोई एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो मैं पहले वाला का दे देता हूँ, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। तो देखो यहाँ पे लिखोगे पहला उत्तर कि राष्ट्रवादी भावनाएं जो थे मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को छोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया और उसका मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का क्या था, जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की क्या हुई थी, जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया वहीं से क्या हो गई, शुरुआत हो गई। और जनवरी 1871 में जो वर्सराय में हुए एक समारोह में प्रसा के जो राजा थे विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया और इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। बस इतना आप लोगों को अच्छे से लिखना है, बिल्कुल 4 नंबर आपको पूरा मिलेगा। इसके बाद मैं इसको हटाता हूँ। आगे अगर हम बात करें तो दूसरा प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। ये प्रश्न नहीं आएगा तो अथवा करके दिया है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है। ये भी प्रश्न 2-2, 4 नंबर का है। तो मैं पहले वाला बता देता हूँ, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। तो इसका उत्तर आप नोट करो जल्दी से। उत्तर दूसरा लिखोगे इसमें कि सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पहले गांधी जी ने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत भ्रमण किया और इस दौरान उन्होंने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए, जिनमें प्रमुख है, ठीक है, क्या क्या। पहला जो आंदोलन था वो चंपारण सत्याग्रह था और इसमें हेडिंग डाल के लिखोगे कि 1971 ईस्वी में उन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया और वहां के किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद दूसरा जो आंदोलन चलाया गुजरात तो सत्याग्रह आंदोलन, तो यह था 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया, क्योंकि फसल खराब हो जाने पर और प्लेग 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 की महामारी के कारण किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे, जबकि सरकार उनसे जबरन लगान वसूल कर रही थी, ठीक है। तो ये तो 2 हुआ ना, अभी एक अहमदाबाद वाला बाकी है, ठीक है, उसको लिखेंगे। देखो अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन तीसरा, 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के सूती का कपड़ा कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों के जो मजदूर थे, मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था। उपयुक्त आंदोलनों में से उन्हें सफलता भी मिली, जिस कारण आम आदमी में उनकी अलग पहचान स्थापित हुई। बस हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा प्रश्न हमने कर लिया। तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है कि भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए, और ये प्रश्न 4 नंबर के। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा करके एक प्रश्न है कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस हेतु कोई 3 उपाय भी बताना है। ये भी आप लोगों का 4 नंबर का है। मैं यही वाला कराऊंगा क्योंकि यह प्रश्न सिंपल भी है, क्योंकि एक बार भी इसको अगर देखे रहोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। चलो लिखो तीसरा का उत्तर, अथवा वाला, संसाधन वाला। उत्तर में लिखोगे कि संसाधनों के विवेकहीन और अति उपयोग के कारण संसाधन नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। इस हेतु 2 उपाय निम्नवत हैं। कौन कौन से उपाय निम्नवत हैं? पहला है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान और उसकी तालिका तैयार करना। दूसरा है कि राष्ट्रीय विकास योजनाओं तथा संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। और तीसरा है कि उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल तथा संस्थागत नियोजन ढांचे को तैयार करने के लिए संसाधन विकास योजनाएं लागू करना। और लास्ट 4 लिख दीजिए, कम से कम 4 नंबर मिल जाए। क्षेत्रीय सर्वेक्षण के साथ मानचित्र बनाना तथा संसाधनों की गुणवत्ता एवं मात्रात्मक प्रवृत्तियों को
अनुमान लगाना तथा मापन करना। बस 4 लिख दो ताकि 4 नंबर आप लोगों को मिल पाए। 4 नंबर का क्वेश्चन था ना। चलिए साइड करते हैं इसको। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए क्या है। एक पेय फसल का नाम लिखिए और उसके उत्पादन पर प्रकाश डालिए। 4 नंबर के लिए प्रश्न है। अगर ये प्रश्न नहीं आएगा तब अथवा करके वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो देखो ये वाला मैं करा देता हूँ, चौथा वाला एक पेय फसल वाला। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग उत्तर में, आप लोग लिखेंगे कि उत्तर चौथा का चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। चाय का पौधा उष्ण और उष्ण कटिबंधीय जलवायु, हार्मोन्स और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्र में उगाया जाता है। चाय की खेती के लिए वर्ष भर कोष्ण नम और पलार रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है और भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक देश है। यहाँ असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में चाय का उत्पादन प्रमुखता से किया जाता है। स्क्रीनशॉट इसका ले लो और एक बार पढ़ के जाना, अब इसके बाद एग्जाम में लिख देना। अब यहां से स्टार्ट होगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न। देखो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 5वां प्रश्न स्टार्ट होगा। मामंदी का क्या कारण है, मतलब मामंदी का क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए और इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। 2 2 4 6 नंबर का है। अगर ये प्रश्न नहीं आपको आएगा तो अथवा करके प्रश्न दिया है कि प्रथम विश्व युद्धों के विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए और ये प्रश्न कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। तो चलो मैं पहला वाला बता देता हूं कि महामंदी का क्या आशय है और इसके मुख्य 2 कारण बताइए और इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। तो हम लोग देखो 5वां का उत्तर लिखोगे, यहाँ पे उत्तर 5वां लिखोगे कि 1929 की महामंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से लेकर 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। 1928 से लेकर 1934 के बीच भारत में गेहूं की जो कीमत थी वो 50% गिर गई। गहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिरने लगी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से क्या किया, बिल्कुल इनकार कर दिया, मना कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। टाट का निर्यात बंद होने से कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से ज्यादा गिरावट आ गई। मंदी की इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं खास तौर से सोने निर्यात करने लगा, मतलब सोने का भी निर्यात करने लगा। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। यह मंदी जो थी वो भारत के लिए आधुनिक दुखदाई नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालात ठीक रही जिनकी आय जो थी वो फिक्स थी, निश्चित थी। हर महीने उनका जो आय था, इनकम था, फिक्स था। उनकी जो स्थिति थी बिल्कुल ठीक ठाक थी। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है संघवाद क्या है। भारत की संख्यात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 6 नंबर के लिए प्रश्न है। अगर ये प्रश्न नहीं आएगा तो अथवा करके दिया है कि नारीवाद का क्या अभिप्राय है। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए और ये भी प्रश्न 6 नंबर का है। मैं पहला वाला बताऊंगा कि संघवाद क्या है। ठीक है, इसका मैं आंसर आप लोगों को बताऊंगा। तो चलो 6 नंबर के लिए है तो ज्यादा लिखना पड़ेगा हम लोगों को। पहले हेडिंग आप डालना संघवाद, पहले उनको समझाना कि संघवाद है क्या। तो देखो संघवाद सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुवंशिक इकाइयों के बीच बट जाती है। देखो संघवाद की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी, तो संघवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरा, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने कर अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। वसूलने और प्रशासन का उनका अलग प्रावधान होता है। तीसरा है कि विभिन्न स्तरों की सरकारें, जो विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। ठीक है, 3 हो गए, 3 पॉइंट होने बता दिया। इसके बाद 3 पॉइंट से काम चलने वाला नहीं है। चौथा पॉइंट भी लिखो, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से हो सकता है।
इसके बाद पांचवा की अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। और छठा है कि वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत जो हैं निर्धारित हैं। और लास्ट पॉइंट है कि इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। ठीक है, अब जाके आंसर पूरा बिल्कुल पूर्ण से कंप्लीट हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है कि मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है, इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय समझाइए। 6 नंबर का है। अगर ये प्रश्न नहीं कर पाते हो तो ये वाला कर लेना है कि भारत के विभिन्न संविधानों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया, ये भी 6 नंबर का है। हमको तो आसान यही लग रहा है मृदा अपरदन वाला, क्योंकि एक बार पढ़ोगे तो मृदा से कुछ भी याद अगर आप लोग एक बार पढ़े रहोगे तो उसका आंसर लिख पाओगे अच्छे से। चलो लिखो उत्तर, इसका नोट करो। सातवां का उत्तर यहाँ पे है कि मृदा अपरदन, हेडिंग डालोगे तो लिखोगे कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं, किंतु विभिन्न मानवीय क्रियाओं से मृदा अपरदन तेजी से होने लगता है और इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। कौन कौन से? तो पहला कारण यह है भौतिक कारण। अब भौतिक कारक में लिखेंगे कि मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी मुख्य भौतिक कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से भौतिक कारक हैं? तो भौतिक कारक में पहला लिखेंगे ढाल वाली भूमि पर अपरदन समतल भूमि की अपेक्षा क्या होती है? ज्यादा होती है। ये तो भाई सबको मालूम है कि ढाल वाला पे ज्यादा ही मृदा कट के गिरेगा और समतल वाला पे थोड़ा कम। दूसरा है कि तीव्र और मूसलाधार वर्षा से मृदा अपरदन होता है। यह मृदा की ऊपरी परत को अपने साथ बहा कर ले जाती है। बिल्कुल सही बात है, अगर ज्यादा तेज वर्षा होगी तो मिट्टी कट के बहेगी ही बहेगी। तीसरा है कि पवनें जब आंधी का रूप ले लेती हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में मृदा उड़ा कर ले जाती हैं। शुष्क मरुस्थल प्रदेशों में मृदा अपरदन का यह सबसे बड़ा कारण है। जैसे रेगिस्तान वगैरह में बालू देखते हैं कितना, तब आंधी तूफान जाता है तो बालू ही तो बालू उड़ के जाता है। दूसरा कारक है मानवीय कारक। अभी हमने भौतिक कारक देखा, यह है मानवीय कारक। लिखेंगे कि निम्नलिखित कुछ मानवीय कारकों को भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। कौन कौन से? तो पहला है कि पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से भूमि पर वनस्पति का आवरण समाप्त हो जाता है। इस स्थिति में मृदा पर जल और वायु का प्रभाव जो होता है तीव्र हो जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो वृक्षों की जड़ें मृदा की रक्षा करती हैं। वनों के कटाव से मृदा अपरदन में तेजी आ गई है, क्योंकि पानी और पौने के बहाव को वृक्ष कम कर रहे हैं। तीसरा है कि कृषि के गलत तरीकों से भी ज्यादा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि खनिज पदार्थ निकालने के लिए खनन कार्य से भी मृदा अपरदन होता है। ठीक है, जब खनिज पदार्थ हम निकालते हैं तो अंदर खुदाई करते हैं, तो उसको अंदर खुदाई करेंगे तो मिट्टी हटाएंगे तभी तो अंदर जाएंगे हम लोग, तो उससे भी क्षरण होता है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों आठवां प्रश्न, इसके बाद मानचित्र है। आठवां है कि विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 6 नंबर के लिए प्रश्न है। ठीक है, अथवा करके एक प्रश्न और दिया है कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। 6 नंबर का। तो दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन मैं आप लोगों को पहला वाला बताऊंगा, विकसित देशों की 3 प्रमुख विशेषता। देखो इसका आंसर नोट करो। लिखोगे उत्तर में कि जिन देशों ने प्राकृतिक संसाधनों का तकनीकी ज्ञान के बल पर पर्याप्त आर्थिक विकास कर लिया है वे विकसित देश कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे ब्रिटेन हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, जापान हुआ, जर्मनी हुआ। विकसित देशों की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं निम्नलिखित हैं? तो देखो ध्यान से नोट करना। पहला जो है वह है उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश के आर्थिक विकास की आधारशिला होते हैं। पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन देश के आर्थिक विकास की कुंजी हैं। विकसित देश उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं।
जापान तथा इंग्लैंड ने बड़ी मात्रा में कच्चे माल का आयात करके मात्र विज्ञान एवं उन्नत तकनीकी की समुचित उपयोग करके तीव्रता से क्या किया है, विकास किया है। और दूसरा है कि वृहत स्तर पर, मतलब बड़े स्तर पर औद्योगिकीकरण सभी विकसित देशों ने आर्थिक स्तर को प्राप्त करने की दृष्टि से बड़े पैमानों के उद्योग की स्थापना वृहत स्तर पर कर ली है। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी आदि देशों ने औद्योगिकरण की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, मतलब विशेष ध्यान दिया। इन देशों में लोहा इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग, पोत व वायुयान निर्माण उद्योग आदि की तीव्र गति से विकास हुआ है। इसके बाद तीसरा है, हेडिंग डाल लेना, अत्यधिक विकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था। ये भी आपका हेडिंग ही था यहाँ तक। वृहत स्तर की औद्योगिकीकरण, यहाँ तक हेडिंग है, ये भी आपका हेडिंग ही है। उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, यहाँ तक आप लोग पहले हेडिंग बना लेना, ब्लैक पेन से लिखना तब जाके ब्लू पेन से लिखना। तीसरा क्या है, अत्यधिक विकास यातायात एवं संचार व्यवस्था। लिखोगे इसमें, विकसित देशों में यातायात एवं संचार व्यवस्था का विकास उच्च स्तर पर कर लिया गया है। इन देशों में सड़क तथा वृहत रेल पथों का जाल बिछा है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। इन देशों में रेल तथा वायुयान परिवहन का भी विकास कर लिया गया है। जल परिवहन नदियों, झीलों तथा नहरों द्वारा संपन्न होता है। इसके अतिरिक्त स्वचालित मोटर गाड़ियों, विद्युत रेलगाड़ियों, पनडुब्बियों, आधुनिक जलयानों तथा तीव्रगामी हवाई जहाजों ने भी इन देशों को एक दूसरे के निकट ला लिया दिया है। ठीक है, मतलब निकट ला दिया है। इन देशों में संचार संसाधनों का भी अत्यधिक विकास हुआ है। बस ये खत्म आप लोगों का। यहां से आप लोगों का होगा स्टार्ट मानचित्र कार्य। चलिए आगे अगर हम बात करें तो देखो मानचित्र कार्य स्टार्ट हो गया। मानचित्र संबंधित प्रश्न लिखा है कि प्रश्न संख्या 9 का ए तथा 9 का बी मानचित्र से संबंधित है। देखो 9 का ए में दिया है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधे आधे अंक निर्धारित है। जैसे पहला प्रश्न है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1900 सितंबर 1920 में हुआ। ठीक है, तो वह स्थान, तो इसका हम लोग देखो मानचित्र में लेकर आया हूँ। मैं छोटा करता हूँ तब मानचित्र आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। तो वह स्थान कलकत्ता में है जहाँ पे 1920 का अधिवेशन हुआ था। तो ये देख लो, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला है, इसको आप लोग नोट कर लो, यही लोकेशन है कलकत्ता 1920 में जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। दूसरा है यहाँ पे, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। तो कहाँ, दांडिया, गुजरात में नमक कानून तोड़ा था, दांडिया में। तो देखो यह मानचित्र है। मानचित्र के निचले छोड़े से जब यहाँ आओगे आप, मैं बड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि दिखे आप लोगों को। देखो ये है दांडिया, गुजरात। ठीक है, दूसरा का ये वाला होगा लोकेशन, इसको आप लोग अच्छे से भर लेना। तीसरा है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी। तो जलियांवाला बाग की घटना कहाँ घटी थी, अमृतसर में ना। तो देखो यहाँ पे लिखोगे अमृतसर, तीसरा ये वाला लोकेशन है। इसके बाद हम लोग पूरा दिखाएंगे आपको, बस आपको नोट करते जाना, एक भी प्रश्न बचेगा नहीं आप लोगों का। इसके बाद है यहाँ पे कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। तो किसान सत्याग्रह आंदोलन खेड़ा गुजरात में हुआ था ना। तो देखो खेड़ा गुजरात, चौथा का लोकेशन ये है। ठीक है, इसके बाद लास्ट प्रश्न इसमें, वह जिला जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी थी, चौरा चौरी घटना घटी थी यहाँ पे, ये वाला लोकेशन है जहाँ की चौरा चौरी घटना घटा था। समझ आ गया आप लोगों को, चौरी चौरा का घटना कहाँ घटा था मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पे गोरखपुर में। ठीक है, कहाँ पे, गोरखपुर में। हाँ लिखना भी चाहो तो लिख लेना, हाँ नाम तो लिखना पड़ेगा, लिख लेना गोरखपुर, ये लोकेशन गोरखपुर का है। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों को। चलिए, तो ये 9 का ए था, 9 का ए खत्म। अब आएगा 9 का बी। 9 का बी में कि निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। क्या दर्शाना है, पहला उत्तर प्रदेश की राजधानी इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी, अब देखो 9 का बी में दिखाता हूँ आप लोगों को। उत्तर प्रदेश की राजधानी मेरे प्यारे बच्चों लखनऊ है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस चिन्ह से दर्शाना है। देखो लखनऊ का यह लोकेशन है, यह लखनऊ, इस चिन्ह से हमने दर्शा दिया, नाम भी लिख दिया लखनऊ। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा, नर्मदा नदी पर बना एक बांध इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए।
तो नर्मदा नदी पर कौन सा सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। देखो सरदार सरोवर बांध बना है, इस चिन्ह से हमने दर्शा दिया। लोकेशन याद है ना आप लोगों को, बिल्कुल नोट कर लो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। इसके बाद है कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो देखो गोदावरी नदी है, तो देखो गोदावरी नदी है, देखो इस चिन्ह से हमने दर्शाया कि नहीं, दिखा दूं थोड़ा ऊपर करके, देखो गोदावरी नदी। इसके बाद है भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य, ठीक है, जूट उत्पादक राज्य किस चिन्ह से दर्शाना है, मैं यहाँ पे चिन्ह टाइप करना भूल गया हूं, इस तरह है, यह है, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, तो भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, इस वाला लोकेशन पे देखो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे क्लिक कर लेना, देखो यही है। लास्ट है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा, कि भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र बताओ जो इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। ठीक है, इस चिन्ह से, इस तरह है, रेसे जैसा है, इस चिन्ह से बताना है भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र कलपक्कम है। ठीक है, कलपक्कम में, ये लास्ट छोर वाला दिख रहा है आपको, पांचवा का कलपक्कम। बस पूरा का पूरा आंसर हमने बता दिया। और यह है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, तो जो अंधे व्यक्ति हैं उनके लिए है। हम लोगों को बस यहीं तक करना था। पूरा सोल्यूशन हमने इस अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा जो पेपर है मैंने पूरा अच्छे से बता दिया है। बस इसको अच्छे तरीके से बस लर्न करके चले जाना। अगर एग्जाम में यह पेपर आ जाता है तो पूरा फोड़ के चले जाना, 70 में 70। मेरे प्यारे बच्चे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।